नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चाय लवर्स बार में। लास्ट वीडियो में हमने देखा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर दिए गए लिंक में आप वह वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम्स आएँगी। बट स्टिल वन बाय वन जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, तो एक-एक करके हमने उनका सॉल्यूशन निकाला। सो आपके लिए मैंने टोटल 11 पॉइंट्स, जो मेजर 11 पॉइंट्स हैं जो किसी भी कैफ़े बिज़नेस में फेस करने पड़ते हैं, तो आपके लिए हम एक-एक पॉइंट आज डिस्कस करेंगे ताकि जो नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एक-एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को माइंड में रख के ही शुरू करिए, सो दैट आप एडवांस में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेकर चलें। दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है किसी भी कैफ़े बिज़नेस में और किसी भी बिज़नेस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर की। तो मैन पावर को रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैंने कैफ़े स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी मैन पावर की। मैंने एक एक एम्प्लॉयी के साथ काम किया था, तो मैंने हायर किए थे 3 एम्प्लॉयी, बट इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ मेरे 2 एम्प्लॉयी छोड़ के चले गए। तो मुझे इतना प्रॉब्लम फेस हुआ, आई वाज़ लिटरली क्विटिंग द बिज़नेस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब कैफ़े बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना प्रेशर था, इतना चैलेंज था, बिकॉज़ आफ्टर लीविंग अ जॉब, एक एसी की जॉब छोड़कर कैफ़े में काम करना, और बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बट धीरे-धीरे हमने उसको समझा प्रॉब्लम को, तो हमने अल्टीमेटली पाया कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे, तो उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम्स भी थी। तो हो सके तो आप अपने एम्प्लॉयी को अपने एम्प्लॉयी के साथ बैठिए, समझिए, अपने एम्प्लॉयी के साथ डिस्कस करिए उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। जो भी आपके पास एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, आपको उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए उनसे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ टाइमिंग का इश्यू है, तो उसको चेंज करिए। और हो सके तो वो जो भी नए एम्प्लॉयी आप हायर करते हैं, तो एकदम से आप उन पे बर्डन मत डालिए। उनको धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ सब हर चीज़ को समझाइए। बिकॉज़ जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं हमारे, तो उन्होंने एक एसओपीज़ बना रखे होते हैं, तो वो उसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं, तो दैट्स व्हाई वहाँ पर एम्प्लॉयी ज़्यादा टिकते हैं। तो एक नए बिज़नेस में आपको समझना होगा कि एम्प्लॉयी को कैसे रिटेन करना है, वो आपकी ट्रेनिंग है। आप अननेसेसरी अपने एम्प्लॉयी के ऊपर फ्रस्ट्रेट मत होइए, गुस्सा मत करिए, बिकॉज़ एवरीवन हैव देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एम्प्लॉयी की प्रॉब्लम को समझ समझ के ही आगे बढ़िए। और हो सके तो आप, अगर आपके पास 4 एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, तो चारों एम्प्लॉइज़ को आप मल्टीटास्किंग बनाइए धीरे-धीरे और उनके मन में डालिए कि अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, तो आपकी अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। सो ये नहीं कि आप मेरे पास ही काम कर रहे हो, आप आगे भी बढ़ोगे। तो इस तरीके से अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेट करिए, ताकि वो जितने दिन भी आपके पास काम करे, अच्छे से काम करे, तो आपको आउटपुट दे, ना कि बीच में छोड़ के चला जाए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयी अगर बीच में छोड़ के जाता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, एकदम से प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपका बिज़नेस एकदम से ही इम्पैक्ट करता है उस चीज़ को। तो इस बात को समझिए कि मैन पावर को रिटेन करने के लिए आपको अपनी मैन पावर को समझना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्यूशन करिए। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा जो मेजर प्रॉब्लम हमें कैफ़े बिजनेस में होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इन्वेंट्री के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई आइटम हमारा एकदम से आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमने जब बिजनेस शुरू किया था, तो हमें इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो हम वर्बली एम्प्लॉय से डाटा लेते थे कि कौन सा आइटम स्टॉक में है, कौन सा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ आइटम आपका रह जाता है। अगर आप वर्बली कुछ इनपुट लेंगे अपने एम्प्लॉय से, तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं स्किप हो जाएगा, उसमें मैनुअल एरर होने के चांसेस बहुत हैं। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक इन्वेंट्री चार्ट बनाया, तो उसके बेसिस पे हम डेली अपने एम्प्लॉई से इन्वेंट्री कलेक्ट करते हैं, इन्वेंट्री डाटा लेते हैं, सो दैट कि कोई भी अगर मेरा आइटम आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है, तो हम उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन कर सकें। बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर मेरा आउट ऑफ स्टॉक आइटम जाता है, तो अगर किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, तो वो अगर वो फुलफ़िल नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कस्टमर के ऊपर। सो हो सके तो जितना हो सके अपनी इन्वेंट्री को डेली बेसिस पे चेक करिए, मेंटेन करिए, और जो आइटम आपकी रेगुलर चलती है, जिसकी ज़्यादा सेल है, तो उसका आप इन्वेंट्री ज़्यादा रखिए, और जो आइटम की सेल कम है, उसका मिनिमम इन्वेंट्री रखिए। हो सके तो 1 डे इन्वेंट्री होना चाहिए आपके पास, बिकॉज़ जो आइटम आपकी ज़्यादा लग रही है, उसका आप इन्वेंट्री रख सकते हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जितना आप लो इन्वेंट्री रखेंगे, उतना आपका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा। सो इन्वेंट्री कम से कम रखिए, बट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे मेनू में 250 प्लस आइटम्स हैं, सो हमारी जो इन्वेंट्री लिस्ट है बहुत लंबी है,
तो हम डेली बेसिस पे उसको इन्वेंट्री को चेक करते हैं, मेंटेन करते हैं, और कुछ आइटम्स की एक्सपायरी डेट भी होती है, तो वो भी हमें चेक करना होता है कि कोई भी आइटम आउट ऑफ एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कोई भी आइटम की एक्सपायरी डेट तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइटम्स की आप डेली बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे जो आपकी जो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल है वो भी कम होगा, प्लस जो आपका ब्लॉक्ड मनी है वो भी कम होगा। दोस्तों, आप अपनी सेल रिपोर्ट से भी डेली बेसिस पे अपनी सेल रिपोर्ट को अगर चेक करेंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने का। सेल रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी आइटम की सेल ज़्यादा है, किस आइटम की सेल कम है, तो उसके बेसिस पे भी आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड हमारा मेजर पॉइंट आता है कैफ़े बिजनेस में, जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, एक इक्विपमेंट फेलियर। जैसे हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्रिलर है, ओवन है, डीप फ्रायर है, तो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अचानक से हमारा कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास उसका बैकअप होना चाहिए। सो इक्विपमेंट्स जो फेलियर्स हैं वो सर्टनली हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो बट हमें एक बैकअप लेके चलना पड़ेगा, उसका एक अल्टरनेट लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरा ये इक्विपमेंट ख़राब हो जाए सो उसकी मेरी उस एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जो आइटम्स हैं वो अफेक्ट ना हो। तो उसके लिए मुझे बैकअप लेके चलना पड़ेगा। प्लस अपने हो सके तो अपने इक्विपमेंट्स की रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए। मेंटेनेंस आप करते रहेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे उनको, वायरिंग चेक करेंगे प्रॉपर। सो उसके ब्रेकडाउन की जो प्रिवेंटिव, एक तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करिए अपने इक्विपमेंट्स की। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन कम होगा तो आपकी सेल भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बिकॉज जो सडन जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो आपकी सेल को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारे बिजनेस में हमने स्टार्टिंग में हमने काफ़ी फेस किया, हमारे ओवन के जो कैपेसिटी थी, लोड था, वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा था। कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता था, ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता था। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने पूरे अपनी शॉप की अर्थिंग करवाई प्रॉपर, और जो लोड था उसको इंक्रीज करवाया। सो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो लोड है वहाँ पर, तो वो प्रॉपर है या नहीं है। जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ करने जा रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आप पूछ सकते हैं कि इसका कितना लोड आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है अब उतना अवेलेबल है या नहीं है। बिकॉज अगर एक बार कैफे आपने ओपन कर दिया तो उसके बाद अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो प्रॉब्लम हो जाए, सो वो कहीं ना कहीं आपके मोराल को डाउन करेगा और आपकी सेल को भी डाउन करेगा। तो इससे बेटर है कि आप ये सब पहले ही चेक करके चलिए, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाइए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है मेनली कैफे बिजनेस में, हाइजीन को मेंटेन करना। बिकॉज आज के टाइम में कस्टमर को हाइजीनिक चाहिए, सब कुछ हाइजीनिक चाहिए। सो आपका जो किचन होता है वो एक प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। अपने प्रॉपर जो आपका जो किचन है कैफ़े का, उसको आप रेगुलर बेसिस पे जाएं, चेक करें कि वहाँ पर हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सडनली कुछ चीज़ों को बाईपास कर देते हैं। सो अगर हम उसको ध्यान पे नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी हाइजीन को ख़राब करेंगे। सो जो आप किचन में जाके प्रॉपरली एम्प्लॉय को चेक करिए, उनकी प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, उनकी जो हेयर कवर होना चाहिए प्रॉपरली खाना बनाते समय। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं अगर आपका हाइजीन ख़राब हुआ तो आपके कस्टमर को ख़राब करेगा, कस्टमर का फीडबैक को नेगेटिव करेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं कहीं खाना खाने, हमारे कहीं खाने में बाल आ गया, तो वो कहीं ना कहीं हम उस कैफ़े पे दोबारा नहीं जाएंगे। तो एक छोटी सी गलती की वजह से हम पूरा कस्टमर को लॉस्ट कर देंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से, एक एम्प्लॉय की छोटी सी गलती की वजह से हमारा कस्टमर ख़राब हो जाएगा। सो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉय को बोलिए कि प्रॉपर वो कैप पहने, सो दैट कि जो हमारा कस्टमर है उसको एक हाइजीनिक फूड मिल सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा मेजर एक पॉइंट आता है, टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स। अब किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया कैफ़े में, सपोज आपके पास एकदम से 10-20 या 20 कस्टमर आ गए, तो आप कैसे उन कस्टमर्स को हैंडल करोगे? तो ये चीज़ आपको पहले लेके चलनी पड़ेगी। बिकॉज हमें नहीं पता होता, जब आप नया बिजनेस ओपन करते हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। सो सपोज आपके पास एकदम से 20 कस्टमर आ जाएं या 100 कस्टमर आ जाएं, तो आप क्या करोगे? ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस की है। बिकॉज हमारा जो कैफ़े है वो एक हॉस्पिटल के पास है, तो वहाँ मोस्टली एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि एकदम से हमारे पास कस्टमर का रश हो गया, तो हमारे लिए वो चीज़ उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से हमने क्या किया कि हमने उसकी प्रिपरेशन पहले करके रखी है।
हमें पता था कि कल एग्जाम्स है, कल एग्जाम है स्कूल में, तो उसके लिए हमने एक प्रिपरेशन पहले ही करके रखी। सो टाइमली डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सडनली क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता है, कुछ कोई भी ग्रुप आ गया आपके पास, तो आपके पास उसको फुलफिल करने के लिए आपकी प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। इस तरीके से आपके एम्प्लॉय को ट्रेन करिए कि आप उसको टाइमली डिलीवर कर पाएँ। हर आइटम का एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि वो इस फिक्स टाइम में बनना चाहिए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स या बड़े केएफसी हैं, वहाँ पर एक साइकिल टाइम है, हर चीज़ का एक साइकिल टाइम है। तो वो साइकिल टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद पहले ही एम्प्लॉय के साथ कि मुझे ये आइटम मुझे इतने टाइम में चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि आप अपना जो ऑर्डर है वो टाइमली डिलीवर कर पाएंगे कस्टमर को। सो अल्टीमेटली द कस्टमर विल बी हैप्पी फॉर दैट। सो उससे क्या होगा, आपका फीडबैक इंप्रूव होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा एक मेजर पॉइंट आता है सीजनैलिटी। एक बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे हमारा चाय कैफ़े का बिजनेस है, तो हमारा जो बिजनेस है उस विंटर्स में अच्छा चलता है। विंटर्स में चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एंड जो फुटफॉल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू द समर्स। समर्स में क्या होता है, लोग जनरली कम निकलते हैं बाहर घरों से एंड दे विल गो टू, दे डोंट वांट टी। चाय उनको, गर्मियों में चाय इतना लोग पसंद नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, गर्मियों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं कोल्ड कॉफ़ी का, शेक्स का एंड जूसेस का। सो हमने जो अपने कैफ़े में जो मेनू रखा हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। अभी समर में क्या हो रहा है, अभी हमारा जो चाय है बहुत डाउन पे है, चाय की सेल हमारी बहुत कम है। सो हमने उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, एक अपना अपना जूस काउंटर भी ओपन कर रखा है, ताकि जो कस्टमर हमारे पास चाय पीने आते थे एटलीस्ट वो जूस की तरफ जाएं। सो दोस्तों, जो आपका मेनू होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू सीजन होना चाहिए, सो दैट जो आप सीजन के अकॉर्डिंग आपकी सेल पे उसका इम्पैक्ट ना हो। हमने क्या किया जी, जब हमने विंटर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो विंटर्स में हमारा अच्छा रिस्पॉन्स था चाय का। बट जब जैसे जैसे समर आया, गर्मियाँ आई, तो जो हमारी सेल थी डाउन जाने लगी। तो तब हमने सोचा कि हम सिर्फ चाय पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो हमें नए आइटम्स को ऐड करना होगा। सो हमने अपने मेनू में कुछ न्यू आइटम्स ऐड किए, जैसे जूसेस, शेक्स, हेल्दी सैलेड्स, फ्रूट चाट्स। तो ये सब हमने ऐड किया और एक अलग सेपरेट मेनू बनाया समर के लिए। तो अगर आप भी हमारी हेल्प चाहते हैं आपका मेनू डिसाइड करने में, अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे आपके जो एरिया के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग एक नया मेनू सेटअप करने के लिए। तो कमेंट अस इन द बिलो सेक्शन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। दोस्तों, अगला पॉइंट जो हमारा आता है एक कैफ़े बिजनेस में, जो एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर आप अपने फूड का टेस्ट मेंटेन नहीं रखेंगे। मेंटेनिंग द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कैफ़े बिजनेस, बिकॉज जो कस्टमर है वो टेस्ट के कारण ही आपके पास वापस आएगा। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रिपीटेड कस्टमर्स, तो आपका जो टेस्ट है उस पर आपको फोकस करना होगा। एक ही टेस्ट आपको देना होगा, चाहे आपके एम्प्लॉइज चेंज हो जाए, कुक चेंज हो जाए, पर आपको उस टेस्ट को मेंटेन करना होगा। उसकी रेसिपी आपके पास होनी चाहिए। सो जो भी आइटम आपके बन रहे हैं उनका प्रॉपर रेसिपी होनी चाहिए, कि एसओपी होना चाहिए, ताकि जो आपका टेस्ट है वो चेंज ना हो। लाइक जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी हैं, आप कहीं भी जाएंगे मैकडॉनल्ड्स में आपको सेम टेस्ट मिलेगा, पर उसके लिए आप कैसे अपना टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। सो आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जो फूड आइटम्स हैं उनका टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं, और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेंटेनिंग द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कस्टमर। फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, जो एक प्रॉब्लम बन सकता है हमारे लिए एक कैफ़े बिजनेस में, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर हमने कोई बिजनेस ओपन किया, अगर हमने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं करी, तो अल्टीमेटली आप सोच लीजिए कि आपका बिजनेस डाउन जाएगा। बिकॉज किसी भी नए बिजनेस में मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। बिकॉज जो कस्टमर आपके पास डेली बेसिस पे आ रहा है वो तो आ रहा है, बट अगर आप नए कस्टमर्स को जोड़ना चाहते हैं, वो कैसे होगा, वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग से होगा। हमने स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती यही की थी, तभी हमें बहुत टाइम लग गया स्टार्टिंग में ग्रो करने में। बट धीरे धीरे हमने इस चीज़ को समझा, हमने पैम्पलेट बांटे, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया इंस्टाग्राम से और कॉन्टैक्ट किया, हमने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। तो उससे क्या हुआ कि हमारे आसपास के लोगों को पता लगने लगा कि यहाँ पर एक कैफ़े है। सो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है कस्टमर प्रेफरेंस। एक कैफ़े बिजनेस में ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है, कस्टमर प्रेफरेंस। अगर हम कस्टमर प्रेफरेंस को ध्यान नहीं देंगे, सपोज आपका कोई कस्टमर आया, उसने आपसे कुछ डिमांड की, आपने मना कर दिया जनरली, फिर नेक्स्ट डे कोई अदर कस्टमर आया, उसने भी सेम डिमांड रखी, सो हमने उसको भी इग्नोर किया। तो हमें उस चीज़ को समझना होगा कि इस मार्केट में एक पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं जो इस पर्टिकुलर आइटम्स को चाहते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो कैफ़े है वो एक सेक्टर के बीच में है। तो वहाँ पर जनरली क्या है, वहाँ पर चाप कोई नहीं बनाता चाप।
तो मेरे पास कस्टमर स्टार्टिंग में आने लगे कि सर चाप मिलेगा, तो हमने मना कर दिया। वो 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, तो हमने 1 मंथ देखा कि कस्टमर रिपीटेड आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। तो हमने क्या किया, एक कुक को हायर किया स्पेशली चाप बनाने के लिए। हमने स्पेशल काउंटर बनवाया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उस चाप काउंटर से ही हमारी इतनी सेल इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो हमारा कस्टमर भी हैप्पी हुआ और हमने एक अपना बिजनेस को भी बढ़ाया। सो कस्टमर की प्रेफरेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर जो आपके पास आते हैं उनको आप नोट करिए। अगर किसी कस्टमर ने कुछ एक डिफरेंट डिमांड रखी है तो उसको आप नोट करिए। हो सके तो उसको ऐड करिए अपने मेनू में। कस्टमर प्रेफरेंस कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इंक्रीज करेगी। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम बिजनेस में क्या करते हैं कि हमारी जो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, लाइक रेंट हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, एंड जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, हमारा जो ऑपरेटर्स की, हमारे जो एम्प्लॉयज़ की डेली बेसिस पे जो उनका खाने का है, बिकॉज कैफ़े बिजनेस में क्या होता है कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खाना हमारे पास ही रहता है। सो इन सबको ये सब जो है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। तो आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को नोट करिए, बिकॉज ये ना हो कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा जा रही हो। उससे क्या होगा, अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को अपने आप को पेपर पे लेके आएंगे कि मेरा जो कॉस्ट है वो कहाँ लग रहा है, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ पर है और कैसे मैं उसको कम कर सकता हूँ। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ रही है उसको आप नोट डाउन करिए और उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने से आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे ही आप उसको रिड्यूस करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है अडेप्टिंग ट्रेंड्स। अभी हमने आज बिजनेस एक ओपन किया, तो 1 साल बाद क्या है कि हो सकता है मार्केट में कुछ नया आइटम आ जाए, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जो मार्केट की में डिमांड कस्टमर की है, हमें वो चीज़ को भी देखना होगा कि हो सकता है कुछ नया आइटम मार्केट में आया हो जो कस्टमर को पसंद हो, तो हम उसको भी अपने मेनू में ऐड कर सकते हैं। हमने भी लास्ट जब हमने बिजनेस शुरू किया था, ना तो हमारे मेनू में पिज़्ज़ा था, ना ही कुल्हड़ पिज़्ज़ा था, ओके, सो ना ही चाप थी। सो ये सब तीनों चीज़ें हमने बाद में ऐड की हैं। कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्रेंडिंग था उस टाइम पे मार्केट में, तो हमने उसको ऐड किया। तो मार्केट के जो ट्रेंड को भी हमें समझना पड़ेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस ग्रो में। सो आप भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके आसपास कौन सी आइटम जो ज़्यादा फेमस है, जो नई मार्केट में आई है, तो उसको अपने मेन्यू में ऐड करिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो नॉलेज है आपके काम आएगी। एंड बिकॉज मैंने ये सब फेस किया है, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि ताकि जो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो जस्ट क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ चले जाते हैं। पैसा दे दिया, बिजनेस तो आपने करना है, बिजनेस को समझना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज हम जस्ट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो आजकल जो बिजनेस इंडिया में चल रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल का, बहुत हाइप है फ्रेंचाइजी मॉडल्स का। बट आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो ठीक है, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो इतनी फ्रेंचाइजी कॉस्ट कहाँ से देंगे, 8 लाख 10 लाख। अभी हमारे पास एक नियरेस्ट ही हमारे एक फ्रेंचाइजी खुला है, 18 लाख लगा के उसने फ्रेंचाइजी ओपन किया है। तो इतना कॉस्ट कौन देगा इतना कॉस्ट? एक जॉब करने वाला इंसान वो कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा? सो एक जॉब करने वाला, अगर कोई जॉब करने वाला इंसान चाहता है बिजनेस करना, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिकॉज हम आने वाले टाइम में हम इंडिया का चीपेस्ट फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करेंगे, ताकि जो एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान है वो भी बिजनेस करना चाहता है। सो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कैसे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियोस में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में एक फ्रेंचाइजी मॉडल एक्सपैंड होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने बहुत से लोगों को देखा है, फ्रेंचाइजी मॉडल खोल लेते हैं बट चला नहीं पाते, बंद हो जाता है। तो हम इतना पैसा भी दें, पैसा देने के बाद हमारा बिजनेस चले भी ना, तो अल्टीमेटली उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एक जॉब करने वाले इंसान को, मैंने जॉब की है तो मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है। मैंने जॉब की है तो मुझे पता है कि कैसे एक मंथली हम पैसा जोड़ते हैं जॉब में। सो दोस्तों, मैंने यह यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया है ताकि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।